है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, 16 महाजनपद का बात करेंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से, कंबोज, गंधार ना, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, कुरु, ठीक है, कुरु हो जाएगा, है ना। तो इस तरह करके जो है आपका पूरा का पूरा जो है आपका, है ना। तो देखिए कुरु हो जाएगा, फिर आपका बोल सकते हैं, फिर आपको देखिएगा कुरु के नीचे सूरसेन हो जाएगा, सूरसेन के बाद वत्स हो जाएगा, काशी, मगध, फिर आपका लास्ट में जो है अंग वाला हो जाएगा। तो उधर चार जो है आपका कौन सा हो जाएगा, पांचाल, कौशल, वज्जी, है ना, पंचाल, कौशल, वज्जी और मल हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है नीचे आइएगा तो आपका राजस्थान में देखिएगा, राजस्थान में जो है मत्स्य वाला मिलता है, विराटनगर, इसी कैपिटल बताए थे। फिर मध्य प्रदेश में आइएगा, चेदी और अवंती मिलता है ना। तो 3 हो गया इधर, तो 12 3 15 हो गया। और एक लास्ट में जो है अस्मक जो है आपका साउथ, क्या बोलते हैं उसको, दक्षिण भारत का एकमात्र जो है आपका ये है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिएगा कि लास्टली जो है बहुत ताकतवर का बात करेंगे तो अवंती और आपका मगध, है ना। अवंती के पास भी है लोहे का खान रहता है, और मगध के पास भी जो है लोहे वगैरह खान, हर तरह का जो है अवेलेबिलिटी जो है हर तरह का रहता है। लेकिन फिर भी मगध का उत्कर्ष कैसे होता है ना, फिर भी जो है मगध ही क्यों आगे बढ़ता है आगे, है ना। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि भौगोलिक स्थिति दोनों की वैसी तरह थी, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो नेतृत्व करता था, यहाँ के जो राजा जो हुए हैं, एक से बढ़कर एक राजा हुए, है ना। जिस कारण से मगध का जो है पूरा का पूरा, यहाँ से लेके सुमात्रा, जावा से लेके अफगानिस्तान तक का पूरा क्षेत्र जो है वो मगध के अंतर्गत आ जाता है। यहीं से मगध साम्राज्य का जो है अपना होता है, मगध साम्राज्य का आगे बढ़ता है ना। तो आज हम लोग जो नया चैप्टर देखेंगे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, है ना, या बोल सकते हैं मगध का उत्कर्ष, है ना। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग देखेंगे मगध का उत्कर्ष, है ना, मगध का, मगध का उत्कर्ष कैसे कैसे होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए मगध का भी हम बात कीजिएगा तो मगध में जो है ना अनेक या बहुत सारे जो वंश जो है वो शासन करते हैं ना, बहुत सारे वंश जो है शासन करते हैं। इसी बीच में ये बात कीजिएगा, महाभारत और पुराण के समय में यदि हम लोग बात करेंगे तो एक वंश आपको जब बिहार वगैरह पढ़िएगा तो पढ़ना पड़ता है, लेकिन नेशनल में तो उतना नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखिएगा कि एक जो आपका यहाँ जो आता है मगध का उत्कर्ष में, तो पहला वंश हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं विरहद्रथ, है ना, विरहद्रथ वंश, है ना, है ना। तो विरहद्रथ नाम के राजा होते हैं, और इसी वंश, इन्हीं के वंश से नाम इनका पड़ता है। और एक्चुअली इनका जो सबसे प्रतापी राजा बोल सकते हैं, या सबसे मतलब कि ताकतवर राजा जो थे वो जरासंध, है ना। तो कहानी आप जानते होंगे, जरासंध का कहानी आप जान रहे होंगे, जरासंध का एक्चुअली में कैसे जरासंध का जो है जन्म होता है। तो इसके पीछे जो है पौराणिक कहानी जो है, अब मान्य है कि नहीं है वो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पौराणिक कहानी कहा जाता है कि बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी, है ना, बृहद्रथ की 2 पत्नी थी, और जिसमें से दोनों का जो है संतान नहीं हो रहा था, है ना। जब संतानों उत्पत्ति नहीं हो रहा था तो बृहद्रथ जो है एक ऋषि मुनि के पास जाते हैं, और ऋषि मुनि ने जो है एक फल देते हैं ना, और बोलते हैं कि एक फल जो है किसी एक रानी को खिला दीजिएगा। तो एक्चुअली बृहद्रथ जो थे वो दोनों रानी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिस कारण से आधा आधा जो है वो फल काट के क्या कर देते हैं, आधा फल जो है आपको एक पहली वाली रानी को देते हैं, आधा फल दूसरी वाली रानी को देते हैं। तो वहां से क्या होता है, गर्भ धारण के बाद जो है बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा का जो जन्म लेते हैं तो वो आधा आधा ही जन्म लेते हैं, है ना। तो फिर इनको थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो बच्चा को जो है वो फेंकवा देते हैं कहाँ पे, जंगल में, है ना। तो वहीं एक जरा नाम की एक स्त्री होती है जो थोड़ा जादू टोना वगैरह में जो है ज्यादा विश्वास करती है, ज्यादा टोना में जो है वो मतलब कि विशेष पारंगत हासिल होता है उनको, है ना। तो वो क्या करती हैं, दोनों को जो है वो जोड़ देती हैं, है ना। तो वहीं से जरा और संध, है ना, ठीक है, जरा तो उनके नाम से हुआ और संध मतलब जोड़ दिया गया, है ना, तो वहीं से नाम पड़ जाता है जरासंध, है ना। तो याद रखिएगा, तो जरासंध जो है यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप, इसके बाद यह बात कीजिएगा, इसके बाद एक वंश आता है, इसके बाद जो है एक वंश आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हर्यक वंश, है ना। इसके बाद एक वंश आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग हर्यक वंश, हर्यक वंश, है ना, ठीक है।
हर्यक वंश के बाद जो होता है लास्ट जो शासक होते हैं हर्यक वंश का, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार करेंगे और इसके लास्ट शासक होते हैं नागदशक, है ना। तो नागदशक का मृत्यु मार देता है शिशुनाग, इसका सेनापति होता है। शिशुनाग जो मार देता है तो शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा, है ना। कौन सा वंश का स्थापना करेगा? शिशुनाग वंश, है ना। शिशुनाग वंश की जो है वो आपका स्थापना करता है ना, शिशुनाग जी, है ना। फिर शिशुनाग के बारे में बात देखिएगा, लास्ट जो होता है शिशुनाग के बारे में देखेंगे हम लोग। शिशुनाग वंश का अंत होगा तो फिर आते हैं आपका नंद वंश, है ना, नंद वंश। ठीक है, ठीक है। नंद वंश के बाद आपका आ जाएगा मौर्य वंश, मौर्य वंश, है ना। इसके आगे भी मगध में राज्य होते रहता है, इसके आगे भी ये बात करेंगे, है ना। तो ट्रीक आपको याद रखना होगा, तो इस ट्रीक को आप याद रख सकते हैं, लिख देते हैं आपको इधर से, है ना, इधर लिख देते हैं आपको, चीज को ध्यान रखिएगा, आपको याद रहेगा। हसीन, है ना, कितने हो जाते हैं ना। ह से हो गया आपका हर्यक वंश, है ना, ठीक है। इसके आगे स से हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है। फिर न से हो जाएगा आपका नंद वंश, है ना। फिर म से हो गया मौर्य वंश, है ना। फिर स से हो गया आपका शुंग वंश, फिर क से हो गया आपका कण्व वंश, और लास्टली जो होता है दक्षिण भारत वाला जो आता है सा से सातवाहन, सा से जो हो गया आपका सातवाहन वंश, है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो आप ऐसे जो है बहुत ढेर सारे यहाँ से क्वेश्चन बन गया, किस कभी कभी पूछता है किसके आगे कौन था किसके पीछे कौन था, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना, ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम देगा यहाँ पे, है ना। इसी से हम लोग यहाँ पे देखे, है ना। तो मौर्य वंश के आगे भी जाता है, लेकिन हम लोग जो है इतने ही वंश को थोड़ा सा फिलहाल बहुत डिटेल से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ के बाद आपका आ जाता है, के बाद आता है आपका मौर्य वंश, है ना। तो कुछ कुछ प्रतापी राजा जो होते हैं इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। वृहद में जो है वृहद्रथ वंश में जो है एक ही जो होते हैं वो जरासंध होते हैं ना, जरासंध, है ना, ठीक है। और यहाँ की जानकारी जो आपको मिलती है वो जो है आपका पुराण या महाभारत, है ना, पुराण या महाभारत से जो है आपकी जानकारी मिलती है। पुराण और जो है गिरिब्रिज साइड में देखिएगा तो वहां पे जो है कृष्ण भगवान एक्चुअली जो है इनको मरवाते मरवाते कृष्ण भगवान नहीं है, जरासंध को एक्चुअली में मल्ल युद्ध होता है कृष्ण और कृष्ण बोल रहे हैं आपका इनके बीच आपका भीम और जो है आपका जरासंध के बीच में होता है मल्ल युद्ध, है ना। वहीं पे जो है ये मारे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हर्यक वंश में जो हम लोग को पढ़ना होगा, तो हर्यक वंश का हम लोग बात करते हैं, तो हर्यक वंश में जो आपको पढ़ना पड़ेगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हम लोग देखेंगे। तो हर्यक वंश में आइएगा आप, हर्यक वंश में आते हैं, पहला जो आपको पढ़ना पड़ेगा बिंबिसार को, है ना, अपना ही करता है ना। देखिए बिंबिसार एक बिंदुसार होंगे, तो ना बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश में होंगे, बिंदुसार आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा होता है ना। क्योंकि बिंबिसार के बाद आपका पढ़ना पड़ेगा अजात शत्रु को, है ना। यानी कि बिंबिसार का जो है मार के जो है कौन बनता है, अजात शत्रु बनता है ना। फिर देखिएगा उदयन, पाटलिपुत्र का स्थापना करेगा उदयन, या इसे को बोलते हैं उदय भद्र भी कभी कभी बोलते हैं हम लोग, ये व्यक्ति हो गया ना। और देखिएगा और एक दो और व्यक्ति यहाँ पढ़ेगा आपका अनिरुद्ध पढ़ेंगे, कोई खास इन लोग का ज्यादा ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। अनिरुद्ध हो गया, और एक आपका हो गया मुंडक हो गया, और लास्ट जो होता है नागदशक, है ना। और इसी को मार के शिशुनाग जो है अपना शिशुनाग वंश का स्थापना करेगा ना। ये अंतिम होता है ना, अंतिम शासक होता है हर्यक वंश का, है ना। हर्यक वंश का जो है आपका ये अंतिम शासक होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
इसके अलावे हम लोग बात करेंगे तो शिशुनाग वंश में जो है आपका 2-3 जो है आपको देखने को मिलेगा। तो 2-3 नदी हम लोग देखने को मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। जैसे शिशुनाग वंश में, शिशुनाग वंश में आइएगा तो एक तो आपका शिशुनाग तो है ही, जो प्रतापी वाले जो हैं शिशुनाग जो हो गए ये तो रहेंगे ही। शिशुनाग, तो शिशुनाग जो हैं, है ना। इसके अलावे बात करेंगे तो एक और व्यक्ति होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कालासूक, है ना, है ना, कालासूक बोलते हैं, या फिर इसको काकवर्ण भी बोलते हैं, कालासूक, है ना। और इसी को बोलते हैं हम लोग काकवर्ण, है ना। ये भी बात को ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग काकवर्ण। क्लियर। इसके बाद देखिएगा नंद वंश में भी आप आइएगा तो नंद वंश में भी आपको 2-3 हम लोग देखेंगे। नंद वंश में जैसे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको देखना पड़ेगा, इसमें आइएगा महानंदी, उसके बाद आपका आ जाएगा महापदनंदम, है ना। इसके बाद आपको लास्ट जो आता है वो घनानंद, घनानंद हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये, है ना। इसके बाद मौर्य वंश में आप आइएगा तो मौर्य वंश में भी आपको 2-4 देखना तो मिलेगा, है ना। मौर्य वंश में आइएगा तो मौर्य वंश में जो है आपका जो है पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा ना। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है कौन, बिंदुसार, बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का बेटा जो है आपको देखने को मिलेगा अशोक। ये मेन लोग हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग जानकारी जो है पढ़ना पड़ेगा ना। इतना लगभग लगभग जो है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे तो फिर आपका जो होगा, देखिए मौर्य तक हम लोग देख चुके होंगे, तो फिर हम लोग बात करेंगे किसका, तो फिर हम लोग बात करेंगे फिर हम लोग बात करेंगे कण्व वगैरह का, है ना। ठीक है, मौर्य जब लोग देख चुके होंगे तो फिर हम लोग शुंग वंश का बात करेंगे, फिर कण्व का, और फिर सातवाहन का। इस तरह जो है आपका मगध का जो है जितने भी शासक होंगे उसको हम लोग देख लेंगे। अब मगध के बाद जो हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका मौर्य काल, है ना, क्योंकि फिर मगध के इसका, है ना। तो पहला तो यही सबसे बड़ा बात आता है भाई, यहाँ पे आपको, क्योंकि आपको थोड़ा सा हो सकता है कॉन्सेप्ट वाइज भी यदि क्वेश्चन पूछे तो कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। आखिर मगध का उत्कर्ष क्यों, है ना, मगध का ही उत्कर्ष क्यों, 16 महाजनपद में सबसे बड़ा कारण यही होता है मगध का उत्कर्ष क्यों, है ना। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे, आखिर मगध का उत्कर्ष क्यों, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, और आप लिखते चलिए ना, लिखते चलिएगा तो आपका हाथ भी चलते रहेगा और दिमाग भी चलते रहेगा, दोनों काम जो है एक साथ होते रहेगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग मगध का उत्कर्ष क्यों, है ना। तो पहला पॉइंट तो आपका यही लिखना पड़ेगा कि मगध का उत्कर्ष क्यों, है ना। मगध का ही उत्कर्ष क्यों, उत्कर्ष क्यों, है ना। क्या कारण था कि आखिर मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, है ना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले भाई, कारण को देखते हुए चलेंगे कि पहला आर्थिक कारण क्या था, है ना। आर्थिक कारण देखेंगे, और सब भी जो है भौगोलिक कारण देख सकते हैं ना। तो पहला हम लोग देखेंगे इसमें, पहला जो रीजन होगा वो होगा आपका आर्थिक कारण, है ना। ना, आप लोग लिखते चलिएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है, आर्थिक कारण। ठीक है, तो आर्थिक कारण क्यों बात कीजिएगा, तो आर्थिक कारण ही क्यों, है ना। आर्थिक कारण क्यों, देखिए आर्थिक कारण कहने का मतलब है, देखिएगा आप जानते होंगे ये जो है आपका जो मगध देखिएगा गंगा नदी और सोन नदी के बीच में अवस्थित है ना। आप ये ध्यान रखे होंगे यदि आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा यदि मैप में आप देखिएगा, है ना, तो ये इलाका भी हम देख सकते हैं, ये इलाका का भी हम बात करेंगे, ये वाला इलाका बिहार वाला इलाका है। ठीक है, ये इलाका जो बिहार वाला इलाका हो गया,
और इसके बीच में जो है आपका एक नदी क्रॉस करती है ना। इस नदी को यहाँ देखिएगा, गंगोत्री से एक नदी निकलती है और ये आपका जो है गंगा नदी क्रॉस करती है ना। तो यहाँ आप देखिएगा, और इधर से एक जगह है अमरकंटक, है ना, एक जगह आपको दिखेगा अमरकंटक, और अमरकंटक से भी एक नदी निकलती है ना। अमरकंटक से एक नदी निकलती है, वो जाके मिल जाती है यहाँ पे, है ना। तो ये वाला क्षेत्र देखिएगा, ये वाला क्षेत्र जो हो गया, यही जो है आपका आज का जो है पटना और गया वाला क्षेत्र बोल सकते हैं, यही कहलाता था मगध। ये जो रीजन था ये था मगध, है ना। और यहाँ बात कीजिएगा तो आप पढ़े होंगे तो ये क्षेत्र दो दो नदियों के बीच का क्षेत्र हो गया। तो इस क्षेत्र को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं दोआब क्षेत्र, है ना। दोआब क्षेत्र का कहने का मतलब हुआ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, है ना, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब दो नदियों को बीच का क्षेत्र मतलब कहने का मतलब है यहाँ प्रत्येक साल जो है बाढ़ आएगा, और बाढ़ के साथ साथ जो है नई प्रकार की मिट्टियाँ आएंगी, है ना। किस प्रकार की मिट्टी, तो यहाँ पे जो है एलुवल सॉइल अर्थात कि जलोढ़ प्रकार की मिट्टी यहाँ पे मिलेगी। यार जलोढ़ किस प्रकार का जलोढ़, जलोढ़ भी दो प्रकार का होता है ना, एक होता है बांगर और एक होता है खादर, है ना। बांगर मतलब कि थोड़ा सा पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गई जहाँ पे थोड़ा सा कम उपजाऊ है, और खादर मतलब प्रत्येक साल वहाँ पे बाढ़ आती है। प्रत्येक साल जब वहाँ पे बाढ़ आएगी तो मान के चलिए वहाँ पे हर एक प्रकार का जो है मिनरल्स वगैरह, जो भी एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम वगैरह जो भी जरूरत पड़ता है हमारे जो खेती करने के लिए, हमारे मिट्टी को जो चाहिए, है ना, उपजाऊ बनाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है आर्थिक क्षेत्र से बोल सकते हैं बहुत ही मजबूत था, और यहाँ ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही पैदावार होता था। तो एक तरह से तो ये मजबूती हो गया इसका, है ना, मतलब कि खाने पीने को लेके कोई चिंता नहीं था। अब बताइए जब मनुष्य को खाने पीने को लेके ही चिंता नहीं रहेगा तो अब क्या करेगा। अभी तो यहाँ देखिएगा गरीबी की स्थिति ये है कि पहला बात आदमी जो है खाने पीने को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन रहता है ना। और यहाँ के लोगों को, मगध के लोगों को जो है खाने पीने का ज्यादा टेंशन नहीं था। रीजन ये था कि यहाँ पे तो दोआब क्षेत्र था, और आराम से लोग जो है यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे जो है आराम से पैदावार बहुत ज्यादा हो जाता था। तो एक साल पैदा किया तो 3-4 साल तक वो खाते रहते थे। तो ये स्थिति था। तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, गंगा नदी का बात कीजिएगा आप, तो गंगा नदी के मध्य घाटी में स्थित होने के कारण, है ना, ठीक है। तो लिख सकते हैं पहला जो यहाँ पे रीजन हो गया, पहला हम लोग बात करेंगे, पहला का आर्थिक रीजन यदि हम फर्स्ट देखेंगे, गंगा नदी, नदी क्षेत्र, घाटी नहीं बोलेंगे चलिए में, घाटी तो होगा नहीं है, गंगा नदी दोआब क्षेत्र में स्थिति, है ना, है ना। गंगा नदी दोआब क्षेत्र में स्थिति का हम बात करेंगे तो गंगा नदी जो है दोआब क्षेत्र में, है ना। इसकी सहायक नदी बोलेंगे तो बहुत ढेर सारे इसकी सहायक नदी था, जैसे आपका जो हो गया पहला तभी हम बताएं, सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ भी देखिएगा, यहाँ पे तो सोन आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके बाद गंडक भी आपको देखने को मिलेगा, फिर पुनपुन मिलेगा, फल्गु मिलेगा, बहुत ढेर सारी नदियां, है ना। इस बीच में जो है बहुत ढेर सारी, इससे क्या हो गया, इससे क्या बोल सकते हैं, इससे बोल सकते हैं, इससे इससे मतलब फायदा क्या हुआ, है ना। इससे यदि हम लोग बात करेंगे तो इससे फायदा क्या हो गया, है ना। इससे यदि हम बात करते हैं तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, यही यदि हम बात करते हैं तो पहला हो गया कि कृषि के लिए अनुकूल दशाएं यहाँ पे मिल गया इनको, कृषि के लिए अनुकूल दशाएं मिल गया, है ना। कृषि के लिए क्या हो गया, अनुकूल दशाएं मिल गया यहाँ पे। इसके अलावे भी बात कीजिएगा तो धान की रोपनी की पद्धति में क्या हो गया, पैदावार, मतलब धान में जो है, मतलब बोल सकते हैं धान की रोपनी में जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है पैदावार जो है ये हो गया, है ना। आप बोल सकते हैं यहाँ पे देखिएगा क्योंकि मतलब नदी आपका जो है गंगा नदी है। गंगा नदी क्या मतलब कि ये जो है सालों भर यहाँ पे पानी आती रहती है, यानी कि ये हिमालय वाली नदी है। इसका मतलब ये हो गया